नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने जो अपना सत्र आरंभ किया था उसे आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो सत्र है वह है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन एवं नामकरण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा रिकैप ले लेते हैं सारी चीज़ों का, क्या क्या इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इसमें जाना था कि इतिहास क्या है, उसके बाद हम साहित्य के इतिहास पे गए थे। शुक्ल का साहित्य के इतिहास के बारे में क्या विचार है हमने उसको जाना था। उसके बाद जो हम लोग गए थे वह साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति से क्या तात्पर्य आप लोगों को बताया गया था? पद्धति से तात्पर्य बताया गया था एक तरह से रास्ता। वर्णानुक्रम में क्या बताया गया था? वर्णानुक्रम जिसमें रचनाकारों का विवरण उसके प्रथम वर्ण के क्रम में दिया गया होता है, वह क्या है? वर्णानुक्रम। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो देख ले एक बार। वर्णानुक्रम इस वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किसने किया था? गाशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद है कालक्रमानुसार। इसमें किसे आधार बनाया गया था? इसमें जन्म तिथि को आधार बनाकर इस पद्धति का अनुसरण किया गया था। और इसका अनुसरण किसने किसने किया है? इसका अनुसरण ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियो देख ले, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आए। फिर वैज्ञानिक पद्धति था। वैज्ञानिक पद्धति में क्या है? इसमें जो है लेखक क्या करता है? विज्ञान को आधार बनाकर, अर्थात विज्ञान से क्या तात्पर्य है? निरपेक्ष दृष्टि, तथ्यों पर आधारित और क्या रहेगा उसमें? तटस्थता। ये चीज़ों को आधार बनाकर वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है। और इसको आधार बनाने का कार्य किसने किया था? गणपति चंद्र गुप्त ने। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति थी वो हमारी विधेयवादी पद्धति थी, जिसे प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किसने किया था? बताया गया आप लोग को, शुक्ल ने। आगे चलते हैं। और उसमें 3 प्रमुख बातें बताई गई थी: जाति, वातावरण और क्षण। उसके बाद हम आए थे समस्याओं पर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में क्या क्या समस्याएं आई थी वो उस पर हम बहुत डिटेल में गए थे। अब फिर से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लें। उसके बाद हम आए थे साहित्य इतिहास लेखन के नामकरण। नामकरण में बताया गया था आप लोगों को कि नाभादास और गोकुलनाथ ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य किया है, किंतु उसे हम सटीक नहीं कहते हैं क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है। ठीक, उसमें प्रयास नहीं किए गए हैं, उसमें नामकरण नहीं है, काल विभाजन नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि नाभादास ने जो भक्तमाल की रचना की है उसमें लगभग 200 कवियों का विवरण है। गोकुलनाथ जो कि विठलनाथ के पुत्र हैं, उन्होंने 2 ग्रंथ की रचना की है, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता जो कि उनके पिता विठलनाथ के शिष्यों पर लिखा गया है, और 84 वैष्णवन की वार्ता जो कि उनके दादाजी वल्लभाचार्य के शिष्यों पर लिखा गया है। दोनों ही ग्रंथ किसके हैं? दोनों ही ग्रंथ जो है वह गोकुलनाथ के हैं। ठीक, अब सटीक जो है, जो परंपरा मैं मानूंगी कि आरंभ किससे होता है, काल विभाजन और नामकरण का, तो गाशा दत्तासी तो मानते हैं। हालांकि गाशा दत्तासी ने भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया था। फिर भी ये कौन से विद्वान थे? ये फ्रेंच विद्वान थे। और इन्होंने किस पद्धति का अनुसरण किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। इसके प्रकाशन वर्ष के संबंध में चीज़ें सारी कुछ बताई गई हैं।
उसके बाद आते हैं हमारे, उसके बाद एक ग्रंथ का मैंने बताया था तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी, जो कि मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। उसके बाद हम आए थे महेश दत्त के भाषा काव्य संग्रह पर। तीसरे पे आए थे हम शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज पर। और इन्होंने किस पद्धति का अनुसरण किया है? इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति। अब सबसे जो महत्वपूर्ण आता है, जहां से काल विभाजन का कोई प्रयास दिखता है हमें, वह है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जहां आप लोग को वर्नाकुलर का अर्थ बताया गया था, प्रकाशन वर्ष बताया गया था, साथ में अंग्रेजी में ये लिखा गया है, और ये नींव की पत्थर कहलाती है ये ग्रंथ। उसके बाद हम आए से मिश्र बंधुओं पर। नेमोनिक्स के थ्रू हमने मिश्र बंधुओं में कौन कौन से लोग आते हैं उनको देखा था। ये 4 भागों में है और शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह का है। इस पर भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद हम आए थे शुक्ल पर, जिनकी दृष्टि कौन सी दृष्टि है? उनकी है विधेयवादी, या फिर विधेयवादी को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। और इनका जो ग्रंथ है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के विकास नाम से हिंदी शब्द सागर का संपादन कौन करते थे? श्याम सुंदर दास। ये सारी चीजें जितना भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ वो सारी चीजें बताई गई हैं। एक बार पहला वाला लेक्चर 1 आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, फिर लेक्चर 2 को देखिएगा। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर मैंने बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। उसके बाद उनका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 ग्रंथ पे मैंने बताया था निमोनिक्स के थ्रू आप लोग कैसे इसको याद रख सकते हैं। ये ग्रंथों को क्रम में लगाने को दिया जाता है आप लोग को। उसके बाद उनका एक और प्रमुख चर्चित ग्रंथ है कबीर, जो कि 1941 में लिखा हुआ है। उसके बाद है गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965। ये सारी चीजें बताई गई हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। इस पर इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है। कब मिला था? 1996। अन्य लेखक, यहां से आज हम अपना शुरू करते हैं। अन्य लेखक में कौन आएंगे? श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास आप लोग परिचित होंगे इस नाम से, बहुत ही प्रमुख शख्सियत हैं हिंदी साहित्य में, आप लोगों को बहुत बार नाम सुनने को मिलेगा। तो श्याम सुंदर दास थे कौन? पहले ये जान लेते हैं। तो ये कौन थे? बताइए कौन थे? जिनको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में चीजें लिखते चलेंगे, ठीक है। श्याम सुंदर दास कौन थे? ये थे नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में एक नाम किनका आता है? श्याम सुंदर दास का आता है। ठीक है, साथ में जब हिंदी को सबसे पहले कहाँ रखा गया था? BHU में, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जब 1921 में पाठ्यक्रम परास्नातक की पढ़ाई अर्थात MA की जब पढ़ाई शुरू हुई थी, तो उसमें क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत। अध्यापकीय आलोचना अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत किसने की थी?
जो चीजें एक्स्ट्रा लिखी जा रही है उस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। आगे चलें, और ये तो मैंने बताया था एडविन ग्रेव का जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। और एफ ए कियत की भी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री ही लिख डाली है इन्होंने, एफ ए कियत ने। और वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का विमर्श से आप लोग क्या समझते हैं? विमर्श, ये जो यहाँ विमर्श है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या है? हिंदी साहित्य का विमर्श से क्या तात्पर्य होता है, बताइए? विमर्श से तात्पर्य होता है बातचीत, ठीक है, बातचीत, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, विवेचना। आज हम लोग विमर्श पढ़ते हैं ना, बाल विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, कृषि विमर्श, पुरुष विमर्श, विकलांग विमर्श, वृद्ध विमर्श, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो ये यही विमर्श का ही, विमर्श क्या कहलाता है? उस पर बातचीत करना, विवेचना करना, ठीक है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये जो चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी यहाँ पर लिखी गई हैं, सब इंपॉर्टेंट चीजों को छांटकर आप लोगों के लिए लाया गया है, बहुत मेहनत करने के बाद, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य विमर्श, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आगे। श्याम सुंदर दास के बारे में अभी मैंने बताया, इसको ठीक कर लेंगे, श्याम होगा, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा था? हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इनको मैंने बताया था ना किस प्रकार की आलोचना शुरू की थी इन्होंने? अध्यापक की आलोचना, ठीक है। हिंदी साहित्य का विकास, और इसके साथ ही हिंदी साहित्य का विकास तो है ही इनका, और इसके अलावा भी एक और पुस्तक है, जो चीजें बताई जा रही हैं आप उसको नोट करते चलिए, दिमाग में भी, कॉपी में भी, ठीक। एक और पुस्तक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य करके। पता नहीं कितने बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए चीजें आप लोगों के लिए लाई गई हैं। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा दोनों में ही हिंदी भाषा है, ठीक है। याद कर लेंगे किस प्रकार, यहाँ भी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा यहाँ भी, ठीक है। बस यहाँ पे उसका विकास, हिंदी भाषा का विकास, और उसके बाद साहित्य। ट्रिक क्या है? एक ट्रिक के थ्रू अगर हम याद करना चाहें, पहले कोई भाषा आएगी तभी तो साहित्य आएगा। तो सबसे पहले अगर क्रम से लगाने को दिया जाए तो क्या आएगी? सबसे पहले कौन सी पुस्तक आएगी? तो वो है हिंदी भाषा के बाद हम चलेंगे साहित्य पर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस प्रकार हम याद करेंगे। पहले हिंदी भाषा का उद्भव होता है, हिंदी भाषा का विकास होता है, उसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषा पहले आती है, उसके बाद साहित्य आता है। इस प्रकार आप लोग याद करिए। अब चलते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी कितने भागों में है? ये जो है, कहाँ लिख दूं? ये जो है, जो चीजें लिखी जा रही है एक्स्ट्रा वो भी आप लोग नोट करेंगे। कितने भागों में है? 8 भागों में, ठीक है। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ये संकलन ग्रंथ है एक तरह से कहूं तो, ठीक है। संकलन ग्रंथ क्यों है मैं बताऊंगी, क्यों कहा जा रहा है। कौन सा ग्रंथ है?
संकलन संकलन ग्रंथ है। और इसमें क्या संकलित है? तो इसमें जो है संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदी, लोकगीत आदि का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे किस किस का क्या क्या चीजों का संकलन है। ये संस्कृत, बांग्ला और उर्दू, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अगर पूछ लेता है कि कौन सा संकलन ग्रंथ है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कविता कौमुदी, जो कि 1928 में आया है, 8 भागों में प्रकाशित 8 भागों में है। और उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं और लोकगीतों का संकलन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख ही दिया है, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदी की कविताओं और लोकगीतों की कविताओं। ठीक है, कविताओं और लोकगीतों का क्या है? संकलन है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, संकलन ग्रंथ है। आगे चलें। आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा एवं साहित्य मैंने बता ही दिया, किस प्रकार याद रखना है मैंने वो भी बता दिया। आगे चलते हैं। सूर्यकांत शास्त्री, त्रिपाठी मत याद कर लीजिएगा, ये सूर्यकांत शास्त्री है। ठीक है, ये क्या है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का। अब हरिऔध पे चलते हैं। हरिऔध जी का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा, पहले भाषा वही श्याम सुंदर वाल्मीकि, पहले भाषा, फिर आता है उसका साहित्य। भाषा बनने के बाद ही साहित्य रचा जाएगा, तब उसके बाद उसका साहित्य क्या होगा? विकास होगा। इसी प्रकार याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना कंफ्यूजन होगा अगर आप आगे आप इतना जो ग्रंथ का नाम है ना, इससे कंफ्यूजन होने लगता है, तो ये निमोनिक्स के थ्रू करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि हरिऔध को गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? किस नाम से पुकारा है हरिऔध को? कोई कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को क्या कहा है? आधुनिक युग का सूरदास। ठीक है, सूरदास कहा है। और सूरदास क्यों कहा है? सूरदास ने जितने भी अपनी रचनाएं लिखी किस पर केंद्रित है? कृष्ण पर केंद्रित है। ठीक है, और इन्होंने भी अपना एक ग्रंथ लिखा था महाकाव्य प्रिय प्रवास, वो भी किस पर है? कृष्ण पर है। ठीक है, और किसने कहा है ये भी याद रखना है। किसने? गणपति चंद्र। ठीक है, याद रखना है। और इसके अलावा ये तो बात हुई सूरदास की। ठीक है, आधुनिक युग का सूरदास। अब वही अगर मैं कहूँ तुलसीदास किसको कहते हैं? आधुनिक युग का तुलसीदास। इसी तरह कड़ी बना के याद रखेंगे। ठीक है, चेन बना के याद रखेंगे तो चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक रहती हैं। जैसे सूरदास कहते हैं, सूरदास कहा आधुनिक युग का गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को, तो उन्होंने तुलसीदास कहा किसे कहा है? वही गणपति चंद्रगुप्त ने ही आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा है? तो कहा है उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को। यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो वरना मैं लिख देती, याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को। और क्यों कहा है? क्योंकि उनकी जो भी रचनाएं हैं वो राम को केंद्र में लेके चलती हैं। विशेष रूप से मैं साकेत, आप लोगों ने ये रचना सुना ही होगा, साकेत आगे पढ़ाया भी जाएगा आप लोग को विस्तार से। अब आगे चलते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, इंपॉर्टेंट वाली चीजें ही लाई गई हैं। धीरेन्द्र वर्मा के क्या है? हिंदी साहित्य। कृष्ण शंकर शुक्ल क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास तो सब
किसने लिखा है? एक तो शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, और एक संपादित ग्रंथ किसने किया है उसका? नागेंद्र और हरदयाल ने। और उसके आगे केवल आधुनिक लग गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने किया है? कृष्ण शंकर शुक्ल। ठीक, आई होप की चीजें समझ आ रही होंगी। आगे हैं इंद्रनाथ मदान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रनाथ मदान का क्या है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, याद रखेंगे इसको भी। आगे चलते हैं। आगे है ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास ने क्या लिखा है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ब्रजरत्न दास ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं राहुल सांकृत्यायन पर। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक का क्या है? हिंदी काव्य धारा। ये तो पता नहीं कितनी परीक्षा में पूछा गया है, इसको IMP लगा देती हूँ। ठीक है, हिंदी काव्य धारा, और कब लिखा गया है? 1944। जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगर परीक्षा में क्रम लगाने को दे दिया जाए, हो सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी काव्य धारा, इस प्रकार क्रम लगाने बोलता है। ठीक है, कि कौन सा ग्रंथ कब है। तो ये आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगाया जा रहा है वो उसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं राहुल सांकृत्यायन का मैंने बता दिया, हिंदी काव्य धारा। उसके बाद है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का आधुनिक हिंदी साहित्य। सबसे पहले ये बताइए कि नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक कहे जाते हैं? किसी को कोई जानकारी? जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो कमेंट सेक्शन में ऐड करते चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाएंगी। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो सौष्ठववादी आलोचक हैं। ठीक है, सौष्ठव का क्या मतलब होता है? सौष्ठव का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, मैं यहाँ जगह नहीं है लिखने का, वरना मैं लिख देती। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? सौष्ठववादी। सौष्ठववादी से तात्पर्य क्या होता है? सुंदर। और इनको और सबसे महत्वपूर्ण रूप में किस रूप में जाना जाता है इनको? ये जो हैं छायावाद के समर्थक कहे जाते हैं। ठीक है, छायावाद के समर्थक आलोचकों में सबसे पहला नाम किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का। और किस प्रकार के आलोचक? सौष्ठववादी। सौष्ठव से क्या तात्पर्य बताएगा? सुंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। चीजें आप लोगों के लिए बहुत सरल सहज भाषा में बताई जा रही हैं। अब आगे हैं परशुराम चतुर्वेदी। उत्तर भारत की संत परंपरा। परशुराम से याद कर लीजिए, परशुराम कौन थे? तो याद करने के लिए रख लीजिए कौन थे? संत थे। ठीक है, उत्तर भारत की संत परंपरा। ठीक है, ये याद रखना है। प्रकाशन वर्ष 1991। टीकम सिंह तोमर की जो रचना है वह क्या है? हिंदी वीर काव्य। टीकम सिंह तोमर वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य तोमर। ठीक है, अब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये गलत टाइप हो गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि विश्वनाथ प्रसाद यहाँ मिश्र है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद नाम के तो बहुत 3-4 लोग हैं। एक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, तो इस प्रकार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मिश्र का क्या याद रखना है? ये भी बहुत IMP लगा देती हूँ, ये भी बहुत बार पूछा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ग्रंथ है वो किस नाम से है? ये हिंदी साहित्य का अतीत नाम से है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रही हूँ मिश्र, ध्यान रखना है।
और उनका क्या ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का अतीत। आगे चलें। अब आगे है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। अब कुछ लोग हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लगा देते हैं, लेकिन उनकी पुस्तक का क्या नाम है? साहित्य का इतिहास दर्शन। केवल साहित्य है, हिंदी नहीं लगा लेना है अपने से, ठीक है। कब? प्रकाशन वर्ष का है 1960। हिंदी साहित्य का अतीत का प्रकाशन वर्ष भी क्या है? 1960। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और नलिन विलोचन शर्मा की जो पुस्तक है वो साहित्य का इतिहास दर्शन है, ना कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दिमाग में फिट कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न पत्रों में भी परीक्षाओं के गलत ही टाइप किया रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ही नाम से, लेकिन आप लोग को सटीक याद रखना है क्या क्या है वो? साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960। आगे चलें। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसकी है? ये मैनेजर पांडे, मैनेजर होगा, मैनेजर पांडे की है, ठीक है। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, ये भी पूछा है बहुत बार, ठीक है। अब आते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। वहां विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ तो था, वहां प्रसाद मिश्र। क्या पुस्तक थी? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत नाम से, ठीक। प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? 1960। अब यहाँ क्या है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये भी बहुत प्रसिद्ध है पुस्तक, इस पे भी आईएमपी लगा लेती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपाठी का क्या है? सरल इतिहास है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है बच्चन सिंह। इनकी पुस्तक, इनकी 2 पुस्तकें हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान रखेंगे चीजें, ठीक है। जैसे भी होगा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कब है? 1994, ठीक है। अब क्या है? दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा इतिहास 96, 2 वर्षों का अंतराल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सुमन राजे। सुमन राजे, कोई मुझे बता सकता है कि किस शतक की कवि हैं, कवित्री हैं सुमन राजे? कोई? तो ये किस शतक की कवित्री हैं? ये हैं चौथे शतक की, ठीक है। चौथे शतक, ठीक है। और इनका क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बहुत प्रसिद्ध है, यह भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और आधा इतिहास, ये आप लोग देख रहे हैं ना, आधा क्यों लिखा गया है? क्योंकि साहित्य में क्या महिलाएं उपेक्षित रही हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है। उसी पर लिखा गया है कि आधी जो आबादी वो क्या उपेक्षित ही है। आगे चलते हैं। नीलाभ अस्क संपादन किया था इन्होंने, ठीक है। नीलाभ अस्क क्या है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। जितने भी उस समय बहुत से रचनाकार लिख रहे थे, परंतु उनके ग्रंथ प्रकाशन में नहीं आए थे, तो उन्होंने प्रकाशित करवाया था। ये उपेंद्र नाथ अस्क के पुत्र हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की एक रचना लगी हुई है अंजो दीदी, जो कि बहुत यथार्थ वर्णन है, उसमें पढ़ाया जाएगा उसे भी। अब है नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का, ये नीरजा माधव ये अंग्रेजी के प्रोफेसर रही हैं, ठीक है। नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 1912।
ओझल, इसमें एक याद रखना है आप लोग को, इसमें जो है उन्होंने 1857 से 1947 तक के महिला रचनाकारों को आधार बनाया है। ठीक है, जितनी भी महिलाएं रचनाकार रही हैं 1857 से 1947 से तक, उसको आधार किसने बनाया है? नीरजा माधवन। उनकी पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ठीक है, इसी प्रकार की एक रचना है द्विवेदी जी की। कोई बताएगा कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इस नाम से है ना। ठीक है, सारी चीजें दिमाग में फीड करते चलेंगे। ठीक है, कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, एक तरह लगे तो आप लोग को वो चीजें रिकॉल होनी चाहिए कि इस प्रकार की तो एक और रचना रही है। आगे चलते हैं। आगे है मोतीलाल मीनारिया। इनका राजस्थान पे विशेष रूप से कार्य है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। ठीक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का तो ये तो पुस्तक हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ते भी हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्या है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन, तज़किरा ईश्वराई हिंदी 1848। आगे चलते हैं। अब हमारा है काल विभाजन और नामकरण और काल विभाजन। सबसे पहले हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य कितने भागों में बढ़ता है? 4 भागों में बढ़ता है। ठीक है, पहला आदिकाल, दूसरा रीतिकाल, दूसरा भक्तिकाल। ठीक है, रीतिकाल नहीं। दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक? आधुनिक काल का समय जो है वह है 1050 से 1375 क्या संवत, और ये 1050 से 1375, 1375 से कितना? 1700। ठीक है, फिर सारी चीजें कितना में क्या में हो रही हैं? संवत में ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें नहीं, मैं बताऊंगी अभी आगे। उसके बाद 1700 से 1900, 1900 से 84 तक संवत। और संवत से अगर ईस्वी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 57 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहाँ चले जाएंगे? ईस्वी में। ठीक है, अब जो है आदिकाल, जैसे कि मैंने इसकी समय सीमा बताई, कब से कब तक? 1050 से 1375 तक। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन, सबसे पहले ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन, इस पे हम एक प्रश्न, हमने कल एक पढ़ा था प्रश्न, क्या? ग्रियर्सन का भाषाओं पर बहुत कार्य है। इन्होंने, देखिएगा आगे पढ़ा जाएगा आपको कि इन्होंने भोजपुरी को नाम दिया है, मैंने भिन्न भिन्न भाषाओं को उन्होंने भिन्न भिन्न नाम से पुकारा था। ठीक है, तो ये इनका भाषाओं पर विशेष रूप से कार्य है। और इनकी एक पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारण काल, उन्होंने जो नाम दिया है आदिकाल का, चारण काल। चारण से क्या तात्पर्य है? चारण भाट से तात्पर्य है उस समय जो भी कवि थे वो क्या करते थे? राजाओं का
गुणगान किया करते थे, ठीक है। तो जो राजाओं का गुणगान किया करते थे उन्हें क्या कहते हैं, चारण भाट, ठीक है। तो ग्रियर्टन के अनुसार उस समय जो क्या चीज की प्रधानता रही थी, चारणों की प्रधानता रही थी, इसलिए उन्होंने चारण काल नाम दे दिया है, ठीक है। अब है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल कहा है, ठीक है। उस समय युद्ध वो होता था, राजा लड़ते थे, तो हो सकता है इसी से उन्होंने जयकाल रखा हो। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, ठीक है। आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि उस समय रासो साहित्य की प्रचुरता थी, ठीक है। रासो साहित्य की प्रचुरता के कारण ही उन्होंने, किन्होंने, शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल, ठीक है। अब है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने दो शब्द क्या लिया है, सिद्ध और सामंत, ठीक है। सिद्ध तो आप लोग जानते ही होंगे, सिद्ध कितने हैं, 84 सिद्ध हैं। और सामंत से क्या तात्पर्य होता है, सामंत से तात्पर्य होता है छोटे राजा। छोटे राजा भी ना कहूं, मतलब देखिए जिसका एक छोटे से भूभाग पर कब्जा हो, ठीक है, वो है सामंत। या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि छोटे से भूभाग का मालिक, ठीक है, वो है सामंत। तो उस समय हालांकि सिद्ध भी थे, नाथ भी थे, जैन भी थे, परंतु राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध को ही आधार बनाया, इसलिए ये संकुचित है, ठीक है। संकुचित ही कहूंगी ना, क्योंकि इस समय सिद्ध भी थे, सिद्ध थे, नाथ थे, नाथ कितने, 9 नाथ का जिक्र होता है, नाथ थे, जैन थे, परंतु इन्होंने केवल सिद्ध को ही से, तो ये सारी चीजें उपेक्षित हो रही है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसके संपादक, किस पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के, ठीक है। कब से, 1903 से। इन्होंने बीज वपन काल कहा है। बीज वपन काल कहने का क्यों इन्होंने कहा है, हो सकता है कि इसका कारण ये था कि उस आदि काल में किस किस ग्रंथों की श्रृंगार, भक्ति, वीर एवं ऐतिहासिक, लौकिक, धार्मिक, इस प्रकार की रचनाएं क्या हो रही थी, आरंभ हो रही थी होना, ठीक है। हो सकता है इसलिए इन्होंने इसको बीज वपन, बीज रूप में थी ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कि किस पुस्तक का नाम मैंने आप लोग को बार बार बताया था, हिंदी साहित्य का अतीत, 1960 में, ठीक है। इन्होंने क्या, वीरकाल, ये किससे प्रभावित लग रहा है, शुक्ल से प्रभावित लग रहा है ना। उन्होंने वीर गाथा काल का, इन्होंने क्या, वीरकाल का, ठीक है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो IMP लगा लीजिए। आदिकाल जो हम लोग कहते हैं उसका नामकरण किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। क्या कहा है, आदिकाल। आदिकाल से तात्पर्य हिंदी साहित्य का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना ही तो है ना। आदिकाल के बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, तो सबसे पुराना युग है, इसलिए इसको आदिकाल कहा है। और यहीं से क्या होता है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, किससे, आदिकाल से, ठीक है। यही दृष्टि है इस आदिकाल कहने में, ठीक है। आगे चलते हैं, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण, चारण तो मैंने बताया क्या होता है। अब संधि, संधि माने क्या होता है, जोड़, ठीक है। किस किस संधि, यहाँ आ जाती हूँ, संधि ये विशेष रूप से भाषाओं की ओर संकेत है। किस भाषा की ओर संकेत है, ये है अपभ्रंश, अपभ्रंश एवं लोक भाषा, ठीक है। अपभ्रंश एवं लोक भाषा की ओर संकेत किया गया है संधि से, ठीक है। और चारण तो मैंने बताया ही कि उस समय जितने भी कवि थे वो राजाओं की स्तुति करते थे, और राजाओं की जो